यूसुफ साहब, एक एक तो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और इसलिए स्पष्ट करूं कि जो यूसुफ साहब आपसे ये प्रश्न भी है, सब लोग ये कह रहे हैं कि उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है, लोगों में जोश नहीं है, इस बार चुनाव बहुत ठंडा है। जो मेरी समझ है यूसुफ भाई, वो मेरी समझ यह है कि जो विपक्ष को मूल रूप से जो दो बड़े वर्ग वोट दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा उनका वर्ग है, वो अल्पसंख्यक मुसलमान और दलित वोट दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों को पिछले 10 साल में अब खुशी मनाने की, आनंद मनाने की, उत्सव मनाने की ये इजाजत नहीं है। ये अगली बार शायद 4 जून को अगर मोदी जी आ गए तो कानून भी आ जाएगा कि आप लोग हंस नहीं सकते हैं। शायद पब्लिक में भी ऐसा कानून आने में कोई मुश्किल नहीं होगा कि आप हंसिएगा मत, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप ये इस तरह का कानून ला सकते हैं मोदी जी। इसमें मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और दलितों के साथ तो आज 10 साल से नहीं है, दलितों के साथ तो कई सैकड़ों साल से ये है कि आप खुशी नहीं मना सकते हैं, आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा कारण ये भी है कि जो चुनाव को कह रहे हैं, जो ठंडा चुनाव है, कि जो मेन दो फोर्सेस जो विपक्ष के लिए काम कर रही हैं, उन लोगों को हक नहीं है इस समय आनंद मनाने का, उत्साह मनाने का। वो भी एक बड़ा कारण, एक कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है कि चुनाव ठंडा लग रहा है। अच्छा, ये सारा हक कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स को है, उनको हक है गाली देने का, उनको हक है नगाड़ा बजाने का, उनको हक है कुछ भी करने का। वो लोग उत्साह में नहीं है, तो ये लग रहा है कि सारा चुनाव बैठ गया है। मैं थोड़ी एक टिप्पणी आपकी इस पे भी चाहूंगा कि आपको चुनाव ऐसा नहीं बैठा है, लोग खूब वोट कर रहे हैं। आप जाके कहीं देखिए, ऐसे गांव के गांव हैं जो पूरा मतलब उनको लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है, और वो रात में देर तक वोट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कल आया है कि भैया जाना मत, भले ही वहां तंग किया जा रहा है महाराष्ट्र में, जानबूझ के लंबी लाइन लग रही है, जानबूझ के धीरे वोट डलाया जा रहा है कि लोग वापस चले जाए थक के। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी यूसुफ साहब चाहूंगा। और ये जो एक अपने को लार्जर देन लाइफ, भगवान से बड़ा बनाने की जो एक कोशिश है, उस पे आप टिप्पणी करिएगा, लेकिन इस पे भी जरा एक टिप्पणी यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आनंद जी। सभी साथियों को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहले तो भगवान से ही शुरू करना चाहिए, भगवान का नाम लेके काम शुरू करते हैं। तो मोदी जो कल्ट है उसको बनाने की कोशिश आज से नहीं जारी है। 2013 में आपको आर्काइव में ये सूचना मिल जाएगी, बल्कि 2013 में गुजरात के डीजीपी वीडी बंजारा थे, और गुजरात दंगों में जब उनका नाम आया और वो फंसे, तो 2013 में उनका एक बयान है जो सुर्खियां बना था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मोदी भगवान मेरे गुरु आसाराम को नहीं बचा पाया, वो मुझे क्या बचाएगा। ये बहुत मशहूर जुमला हुआ था और प्रमुखता से हेडलाइन बना था। उस समय तक जो अडानी मीडिया है या नोएडा का जो मीडिया है, वो मोदी जी के प्रभाव में नहीं आया था। तो उस टाइम ये बहुत जबरदस्त हेडिंग बनी थी वीडी बंजारा की, और वही वीडी बंजारा जिसको मोदी जी ने डीजीपी बनाया था, तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए। ये तो एक बात हुई। ये बात इसलिए मैंने कही कि आपको याद होगा कि गुजरात वाइब्रेंट जो समिट हुआ था, उसके जरिए मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, और बंजारा जैसे लोग मोदी जी के जो दाएं बाएं होते थे, उन्होंने मोदी गॉड, मोदी को भगवान कहना शुरू किया। 10 साल पहले, यानी जब ये मोदी जी सत्ता में आए थे, तब एक कोई दीपक हिंदुस्तानी हुआ करते थे, उन्होंने मोदी चालीसा लिखा था। वो दीपक हिंदुस्तानी जी अब कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, उनको कितना लाभ मिला इस सरकार से या नहीं मिला, या किसी बोर्ड या कमीशन के चेयरमैन बने या नहीं बने, मुझे नहीं पता है। लेकिन उनका दीपक हिंदुस्तानी जी का मोदी चालीसा काफी मशहूर हुआ था, और उसको सीडीयूडी में लाने की बात की गई बीजेपी द्वारा। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मोदी जी ने खुद को कहा अभी हाल में ही कि मैं गॉड गिफ्टेड हूं। तो अब ये तो कह नहीं सकते थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि मैं गॉड गिफ्टेड हूं। यानी अब गॉड गिफ्टेड कौन होता है? गॉड गिफ्टेड भाई अपने आप को बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा मानने वाला या अपने आप को सौभाग्यशाली मानने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूं। लेकिन आप सेंगोलधारी साम्राज्य जो स्थापित हो चुका है देश में, सेंगोलधारी राजा जिसको मोदी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें भगवान तो बहुत छोटी चीज है। और संबित पात्रा की वो जबान लड़खड़ाई नहीं है कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हैं, वो जानबूझ के कहा गया है, चापलूसी में कहा गया है। संबित पात्रा
इस देश में मोदी जी का सबसे बड़ा चापलूस व्यक्ति है और इसी वजह से उसको तमाम प्रतिफल भी नसीब हुए हैं। तो उसने ये जानबूझ के कहा कि जिससे लोगों का ध्यान जाए, मीडिया का ध्यान जाए और पब्लिसिटी होगी और बाद में माफी मांग लेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेंगे कि गलती हो गई साहब। लेकिन मोदी जी तक तो ये बात पहुंची गई ना कि मेरे प्रिय शिष्य ने मुझे जो है भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा कर दिया है लाके। तो आप याद कीजिए केदारनाथ में मोदी जी की प्रार्थना किस तरह पूजा कर रहे थे, वो किस तरह से उसकी कवरेज हो रही थी। गंगा में डुबकी लगाते हुए जो नोएडा मीडिया है, अडानी मीडिया, उसने जो वीडियो दिखाए थे, लाइव कवरेज किया था, ये सारी चीजें आप याद कीजिए। तो मोदी जी को भगवान बनाने की जो प्रक्रिया है या मोदी कल्ट को जो डेवलप करने की प्रक्रिया है वो 2012-13 से ही चल रही है और वो अब एक मूर्त रूप में सामने आ चुकी है। और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडिया फर्स्ट हिंदू राष्ट्र बन चुका है, यानी विश्व में पहला कोई देश है। नेपाल भी अपने आप को अब हिंदू राष्ट्र नहीं कहता, वहां भी प्रस्ताव पारित हो चुका है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है और पुष्प कमल दहल को फिर से वहां पे बहुमत मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि नेपाल हिंदू राज्य नहीं है। तो भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ है, ऐसा विदेशी अखबारों ने लिखा है और हम आप तो ये मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ये बात तो खैर बात हुई। जो माहौल है चुनाव प्रचार की, आनंद जी, अगर किसी ने 2 दिन पहले का फूलपुर का वो वीडियो देखा हो जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था, हजारों की भीड़ हेलीपैड पर मौजूद थी और वो एक झलक पाने के लिए स्टेज तक पहुंच गई थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के, और उनको बिना बोले जाना पड़ा था वहां से। और प्रयागराज में भी करछना में यही सीन दोहराया गया। कहने का आशय यह है कि हम लोग जो शहरों में बैठे हुए हैं, आप हजरतगंज में आपको चुनाव प्रचार ठंडा दिखता होगा, आपको शाम में अवध में जब आप जाएंगे गांव की तरफ अवध के, तो आपको वहां चुनाव प्रचार कभी भी ठंडा नहीं लगेगा। मुझको जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के गांव में, सोनीपत के गांव में आपको कभी भी चुनाव प्रचार कभी ठंडा नहीं लगेगा। वहां पे चरपाई पे डाले व्यक्ति जो लोग बैठे रहते हैं बुजुर्ग, जब कोई गाड़ी आके रुकती है तो पूछते हैं दिल्ली से आए हो, तो जब सामने वाला कहता है हाँ जी दिल्ली से आए हैं, तो कहते हैं दिल्ली में क्या माहौल है। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया था न्यूज 24 के रिपोर्टर है, वो पूछते हैं जाके माहौल क्या है, उसी तरह से सोनीपत के गांव के लोग, रोहतक के गांव के लोग, ये दिल्ली से महज 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं ये सारी जगह। तो वहां के लोग पूछते हैं दिल्ली से आए हो तो वहां क्या माहौल है। तो कहने का आशय यह है कि गांव में इसके बरस माहौल बहुत अच्छा है, बहुत गर्म है, वहां धूल उड़ रही है 45 डिग्री 47 डिग्री के तापमान में। खड़गे साहब को आज यमुनानगर में लोग सुनने के लिए पहुंचे हुए थे और बहुत अच्छा वहां प्रभावशाली भाषण था खड़गे जी का। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को सुनने नहीं जा रहे हैं, मोदी जी को सुनने जरूर जा रहे हैं लोग, अमित शाह को भी सुनने जा रहे हैं, लेकिन वो एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है, संसाधन होते हैं सरकारी, इसलिए उनका मुकाबला आप कांग्रेस की रैलियों से या विपक्षी जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी रैलियों से नहीं कर सकते। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए जहां इस समय सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, बिहार के जो इलाका है वहां पे चले जाइए, आप इन तमाम जगहों पर पाएंगे कि किस तरह से वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सारण में कल इसी बहसबाजी में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, वहां पे भीड़ लड़ पड़ी आपस में चुनाव के दौरान, कल वहां मतदान था। तो कहने का आशय यह है कि जो हजरतगंज में या नोएडा के सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में या मुझे दिल्ली में कनॉट प्लेस में ये चुनाव तो नजर नहीं आएगा, चुनाव नजर आ रहा है गांव में, जहां पे जबरदस्त अंडर करंट चल रहा है, जबरदस्त लहर चल रही है। अब उसको आप मोदी विरोधी लहर तो मैं नहीं कहूंगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई लहर जरूर है जो चल रही है। इसी बीच एक घटना बता दूं कि मेरी एक दोस्त है, हिस्ट्री की प्रोफेसर है, और उन्होंने कल की घटना बताई कि उन्होंने लखनऊ में ई रिक्शा किया और वो जो अपने गंतव्य पर उतरी अमीनाबाद में, तो वो जो ई रिक्शे वाला था उसने कहा था कि मैडम 10 रुपए और दे दो तो मैं खाना खा लूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ लीजिए, लेकिन आपको भूख कैसे लगी है। तो उसका जवाब था, और वो हिंदू रिक्शा चालक था, ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है लखनऊ के मामले में। तो उसने कहा कि सारा तो सब मोदी जी खा ले रहे हैं, हमें तो क्या मिलेगा मैडम, हम तो आप जैसे लोगों से मांग करके खा लेंगे, वही हमारे लिए बहुत है। ये बयान जो मैं मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान आपके चैनल पे दे रहा हूँ, मुझे जो हिस्ट्री प्रोफेसर ने कल बताया है वो ई रिक्शा पर थी। तो ये जो घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं, ये बड़े इशारे कर रही हैं। कोई अंडर करंट है हमारी सोसाइटी में जो बह रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं शहरों में रहने वाले लोग, कि चुनाव कहाँ लड़ा जा रहा है। आनंद जी, अभी इतना है।